करीब 1 महीने बाद, जी हाँ, 1 महीने का ब्रेक टीम इंडिया को मिला है और उसके बाद अब दोबारा से 7 समंदर पार पहुंच चुकी है भारतीय टीम, जहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है एक इंपॉर्टेंट, जी सही सुन रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट श्रृंखला जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और हमारे साथ इसकी चर्चा के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर दीप दासगुप्ता। सबसे पहले स्वागत दीप आपका, और आप भी थोड़े से रिफ्रेश होंगे क्योंकि एक लंबा सीजन था। 1 महीने का ब्रेक बहुत कम मिलता है दीप भाई, ऐसा ब्रेक भारतीय क्रिकेट में। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ब्रेक बहुत कम मिलता है और उससे क्या है ना, थोड़ा सा वो उतावलापन भी जो है ना वो भी बढ़ गया है, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि यार 1 महीने से, और क्योंकि ये थोड़ा सा नए तरीके से भी एक शुरुआत आप कह सकते हैं, एक ट्रांजिशन के दौरान चल रही है ये भारतीय दल। तो काफी एक्साइटिंग रहेगा ये सीरीज उस लिहाज से। बिल्कुल, आपने एक्साइटिंग कहा दीप, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर है, ये जो जिस तरीके से अलग-अलग क्रिकेट एक्सपर्ट खुद को कहते हैं, सो कॉल्ड क्रिकेट पंडित्स, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये सीरीज हो क्यों रही है? ये भारत खेल क्यों रहा है? इसके मायने क्या है? ये तो बड़ा आसान है, इंडिया को जीतने का बहाना चाहिए। पर उन्हीं चीजों पर थोड़ा-सा विराम लगाइए दीप, कि क्या सही में इतना आसान है? मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 2002 के बाद भारत सही मायनों में वेस्ट इंडीज में कभी हारा नहीं है टेस्ट मैच। लेकिन ये टीम अगर आप देखें तो 2021 के बाद 5 मैचेस अपने घर में इन्होंने खेले हैं और एक में भी उनको हार नहीं मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ भी 1-0 से श्रृंखला जीती थी। चलिए, दो दो सवाल है इसमें। पहले पहले का मैं जवाब दे दूं कि जैसे आपने कहा कि हाल ही में बहुत बेहतर क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज। उसका इसके दो कारण ये हैं कि एक तो पिचेस में थोड़ा सा ज्यादा मदद है अभी तेज गेंदबाजों के लिए। इसके पहले हमने पिछले एक दशक से जो देखा था कि काफी फ्लैट होती थी पिचेस, ना कोई भी गेंदबाजों को मदद नहीं, आप जाओ काफी सपाट पिचेस होती थी। लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा मदद है उस पिचेस से और तेज गेंदबाजों के लिए। और उनके तेज गेंदबाज भी जो हैं वो बहुत अच्छे लय में और अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से। अलजारी जोसेफ उनका एक यंगस्टर जो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। केमा रोच काफी अच्छे फॉर्म में है, साथ में जेसन होल्डर, शैनन गैब्रियल। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और वो एक कारण है जिसके कारण पिछले साल 1.5 साल में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है बॉलिंग के चलते। दूसरी बात, आपने एक और जो सवाल पूछा कि आप कितना अहम है ये टेस्ट सीरीज। देखिए, ये साइकिल की शुरुआत है। इसके बाद अगर भारत को क्वालिफाई करना है तो ये सारे टेस्ट मैचेस बहुत जरूरी हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज ने, जैसे आपने कहा, 20 साल में आप एक भी टेस्ट मैचेस जीते नहीं है शायद भारत के खिलाफ, चाहे घर हो या घर के बाहर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये, जिसे हम कहते हैं ना, वॉक इन द पार्क होगा। उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी एक सीरीज है। क्योंकि आप शुरू कर रहे एक ट्रांजिशन पीरियड, आप एक नए काफी प्लेयर्स को आप देखना चाहेंगे। डेब्यूटेंट्स होंगे, मेरे हिसाब से 2 होने चाहिए डेब्यूटेंट इसमें कम से कम, इस मैच में। तो वो सब चीजें जरूरी है। और इसके बाद अगर साइकिल में देखें तो भैया उतना आसान नहीं होने वाला। तो आपके पास ये एक काफी हद तक एक मौका आप कह सकते हैं, जहां पे आप अगर कोई नए प्लेयर्स को आप जिनको ग्रूम करना चाहते हैं, मेंटोर करना चाहते हैं, तो ये वक्त है घुसाने का टीम में, कि आप अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। इसके बाद बहुत बड़े बड़े सीरीज हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका। अगला सीरीज साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका है। तो उसके पहले मेरे ख्याल से ये एक सीरीज बहुत जरूरी है, जहां पे आप थोड़े से जो है आप बदलाव करके आप देख सकते हैं, नए जनरेशन को देख सकते हैं। तो भाई क्रिकेट पंडित, अगर इस वक्त आप सुन रहे होंगे तो सुन लिया होगा आपने दीप दास गुप्ता का क्या कहना है। ये श्रृंखला इतनी आसान होने वाली नहीं है। और दीप भाई, जब हम लोग प्रीव्यू करते हैं किसी सीरीज के पहले तो सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। उस पर भी हम आएंगे, हम जानेंगे कि दीप दास गुप्ता की प्लेइंग 11 क्या है। पर थोड़ा सा दो एक इंपॉर्टेंट सवाल। पहला तो ये कि राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा के बाद नंबर 3 की जगह कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्लेइंग 11 में वो आप जरूर बता देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि उसका आप थोड़ा सा खुलासा करें। और बतौर विकेट कीपर, क्या दीपदास गुप्ता भी चाहेंगे कि अब कोना भरत की जगह ईशान किशन को तरजीह दी जाए? बहुत देख लिया हमने कोना भरत को। अ, देखिए, बहुत तो हमने नहीं देखा है। मेरे ख्याल से 5 ही टेस्ट मैचेस हमने देखे हैं। तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत देखा है, लेकिन थोड़ा सा हमको पता लग गया है कि कोना भरत से हमें क्या मिल सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ इस टेस्ट मैच को और इस सीरीज को अकेले में नहीं देख रहा, आइसोलेशन में नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे साइकिल में क्या है आगे चल के। इस साइकिल में आगे साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो काफी बड़े बड़े सीरीज हैं आगे चल के इस साइकिल में। तो उस नजरिए से मेरा ये मानना है
और बहुत ज्यादा आपको टेस्ट मैचेस खेलने को नहीं मिलेंगे, विश्व कप है, काफी कुछ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमने कोना भरत को देख लिया है। अब थोड़ी सी बारी है कि ईशान किशन को भी देख लें। तो मेरा ये मानना है कि इस सीरीज में आप ईशान किशन के साथ जाएं, दोनों टेस्ट मैचेस में, सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, दोनों टेस्ट मैच पहले ही बोल दें कि आप दोनों टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी उनको दें और उनको खेलने दें ये टेस्ट सीरीज। और 3 नंबर की आपने बात कही तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों जो नाम आपने लिए दोनों अच्छे लय में हैं, दोनों डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं यशस्वी के साथ जाना चाहूंगा। एक तो लेफ्ट हैंडर हैं, और मेरे ख्याल से वो नंबर 3 में हमने लेफ्ट हैंडर इंडिया के लिए, या टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें तो अर्जा हो गया। मेरे ख्याल से शिखर धवन के बाद हमने कोई वैसा लेफ्ट हैंडर टॉप 4 में देखा नहीं है। तो एक लेफ्ट हैंडर 3 में, और यशस्वी एक्साइटिंग टैलेंट भी है, तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। मैं समहाउ ऋतुराज को, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा मुझे कॉम्पैक्ट लगते हैं, तो मुझे कभी कभार लगता है कि शायद ही वुड बी बेटर कि अगर कभी ओपनिंग का चांस मिले। बट 3 में भी खेल सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे तो I'd rather go with यशस्वी 3 नंबर पे। तो चलिए यानी दोनों ही जगह, चाहे वो विकेट कीपर हो या फिर नंबर 3 का स्लॉट हो, बाएं हाथ के बल्लेबाज को तरजीह दी है दीपदास गुप्ता ने, यशस्वी और ईशान किशन को। तो दीप भाई जल्दी से प्लेइंग 11 आपकी देख लेते हैं एक बैटिंग ऑर्डर के साथ कि 11 आपके कौन हो सकते हैं इस मैच के लिए। देखिए, ओपनर्स तो जायज सी बात है, उसमें कोई दुविधा है ही नहीं। शुभमन और रोहित, 3 में मैं यशस्वी अगर लेता हूँ, 4 में फिर विराट, और 5 में अजिंक्य। 6 पे 6 पे मैं अगर जडेजा को लेता हूँ। 5 पे सॉरी 7 पे आ गए हमारे ईशान किशन। 8 पे अश्विन। अगर मतलब 6 मिलीमीटर लंबे घास ना हो और गीला बिल्कुल ना हो, बॉल मतलब इतना ज्यादा स्विंग करे कि लेग स्टंप पे शुरू और फर्स्ट स्लिप के पास जाए, तो मैं अश्विन को ही लूंगा। तो अश्विन वहां पे हो गए। उसके बाद अगर 3 तेज गेंदबाजों की हम बात करें, तो सबसे पहला नाम ऑब्वियसली मोहम्मद सिराज का है। दूसरा नाम मैं मुकेश को देखना चाहूंगा, क्योंकि वो अच्छे ये अच्छा दौर दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे बॉल अच्छा निकल रहा है उनका, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मैं मुकेश के साथ जाना चाहूंगा। और जो तीसरा तेज गेंदबाज हो, वो मेरे लिए वुड बी अ चॉइस बिटवीन नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर। और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप क्योंकि जडेजा और अश्विन दोनों को खिला रहे हैं, तो आपका बैटिंग तो आपका सॉर्टेड हो गया। दूसरे हम क्या कहते थे कि नहीं, अगर हम 4 सीमर खिलाएंगे तो फिर एक जो सीमर वो बैटिंग होगा, तो शार्दुल को हम एज एन ऑलराउंडर देखते हैं, राइट। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि इस वक्त नेट पे या किस लय में है शार्दुल और नवदीप, और दोनों में से जो बेटर बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, मैं उनको पिक करना चाहूंगा। तो चलिए एक बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है दीपदास गुप्ता की। और दीप भाई इससे पहले हम गेंदबाजों की बात करें, एक जो नज़र रहेगी सारे भारतीय फैन्स हो या क्रिकेट फैन्स हो, उनकी नज़र होगी विराट कोहली कैसा खेलते हैं, उनकी नज़र होगी रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा रहता है, उनकी नज़र अजिंक्य रहाणे वर्जन 2.0 पर भी होगी, जिन्होंने वापसी की, ना सिर्फ वापसी की, उप कप्तान भी टीम के बन गए और बड़े वो कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेकर और कह रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत क्रिकेट मेरी बाकी है। तो ये 3 खिलाड़ी आप कैसे देख रहे हैं? क्या दारोमदार भारतीय टीम का इस टेस्ट श्रृंखला में इन तीनों पर? देखिए, इन तीनों पर पे तो हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली 3 बड़े प्लेयर, विराट, रोहित और अजिंक्य, तो उन पे तो हो गई। लेकिन ये जो चीज है ना कि काफी क्रिकेट बचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं उम्र नहीं देख रहा आजकल के दिन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज फिटनेस, और तीनों के मैं अगर फिटनेस की तरफ देखूं तो ऑब्वियसली विराट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, रोहित भी फिट हैं, अजिंक्य भी हैं। तो मैं उस लिहाज से देख रहा हूं, मैं उम्र नहीं देख रहा, क्योंकि आज के दिन में क्या हो गया ना कि फर्क नहीं पड़ता उम्र। आई मीन, जैसे हम पहले भी कहते थे एज इज जस्ट अ नंबर। इट बॉइल्स डाउन टू कि भैया आप कितने फिट हैं। तो जब मैं फिटनेस देखता हूँ और जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं ये तीनों, बहुत क्रिकेट बचा हुआ है, स्पेशली इस फॉर्मेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए नजरें उन पे होंगी, और इसलिए नहीं क्योंकि ट्रांजिशन फेज है तो क्या होने वाला है उनके बाद, अ, मतलब उस नजरिए से नहीं, बट किस फॉर्म में है। क्योंकि अगला काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगला 1 साल, 1 डेढ़ साल। क्योंकि अगर हर एक फॉर्मेट हम देखें, टेस्ट मैच हो या जो भी हो, तो बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सीरीज है, टूर्नामेंट्स हैं। तो वहां पे एक अच्छी शुरुआत इस ब्रेक के बाद एक नए साइकिल की अगर हम कहें, तो अच्छी शुरुआत होनी बहुत जरूरी सभी के लिए।
बिल्कुल और दीप भाई अगर गेंदबाजों की तरफ नजर डालें, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि तेज पिच वेस्ट इंडीज में बनने लगी है और ये हम देख भी रहे हैं। आंकड़ा भी बताता है कि वहां पर जो गेंदबाजी औसत होती है पेसर्स की, वो बड़ी अच्छी हो जाती है, 22.76 है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों की तो 22.18 हो जाती है। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड अटैक लग रहा है भारत के पास पेस का? सिराज जो लीड करेंगे, सिर्फ 19 मुकाबले उन्होंने खेले हैं। उसके अलावा अगर आप उनके साझा गेंदबाजों की बात करें, नवदीप सैनी, मुकेश कुमार, जिनके बारे में आपने कहा कि डेब्यू कर सकते हैं, साथ ही साथ जयदेव उनादकट, इन शार्दुल ठाकुर, इन सबको मिला दें तो 13 मैचों का अनुभव। हम्म। देखिए, इनएक्सपीरियंस तो है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आएगा जब आप खेलेंगे, तो खेलते खेलते ही आएगा। अगर नहीं खिलाएंगे तो वो कभी नहीं आएगा। राइट, सो कभी ना कभी आपको खिलाना है, और ये इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता जहां पे आपको पता है कि थोड़ी सी मदद है, लेकिन साथ में वेस्ट इंडीज विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट के उस टॉप लेवल की टीम नहीं रही है कुछ कुछ सालों में। तो उस लिहाज से इससे बेहतर मौका नहीं होगा वो एक्सपीरियंस पाने का। तो कहीं ना कहीं ये एक उस लिहाज से भी बहुत जरूरी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट मैच है, जहां पे आप इन यंगस्टर्स को या जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं उनको आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिलाएं कि टेस्ट मैच क्रिकेट कैसा हो सकता है, क्या जरूरत है टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो वो उस लिहाज से भी मेरे ख्याल से इट्स एन इम्पोर्टेंट मैच। तो इन एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन क्वालिटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलिए बिल्कुल और इस पूरी टेस्ट श्रृंखला के दौरान हम ये देखेंगे भी और आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। चलते-चलते दीप भाई छोटा सा प्रेडिक्शन इस सीरीज में 2-0 देख रहे हैं आप भारत की तरफ से 1-0 देख रहे हैं या फिर कुछ अलग पलटवार वेस्ट इंडीज की तरफ से नज़र आएगा? देखिए, पलटवार हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें काफी अननोन कमोडिटीज हैं। आपको पता है कि उनका फास्ट बॉलिंग यूनिट क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज हैं कौन हैं उतना आइडिया नहीं है। अगर आप देखें तो शायद दो नए नाम देखेंगे। हम तेज नारायण चंद्रपौल उनको भी कम देखा है। तो मेरे ख्याल से टॉप 6-7 में से वो दो तीन ही होंगे जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता है। क्योंकि काइल मेज वगैरह भी नहीं है इस टीम में, इंजर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। आपने इस डोमिनिका में भारत ने मेरे ख्याल से लास्ट टेस्ट मैच 2010 में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो था। तो आपको वेन्यू का भी उतना आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं काफी कुछ ना अननोन कमोडिटी है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि उसको आप किस तरीके से आप संभालते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी ऑन पेपर देखें और वैसे भी अगर आप देखें तो भारत आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं तो कहूंगा 2-0 भारत के फेवर में। बिल्कुल और उम्मीद करेंगे भारतीय फैंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में भारतीय टीम जरूर करे। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया दीपदास गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।